नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। साथियों, अभी तक ये एक कहावत कही जाती थी कि मोदी हैं तो मुमकिन है, लेकिन लगता है कि मोदी जी से आगे योगी जी निकल पड़े हैं। और खास तौर पर योगी जी की पुलिस, वो पुलिस जो आम जनता की सुरक्षा के लिए है, और वो पुलिस जो कानून व्यवस्था को लागू करने, कायम रखने के लिए है। वही पुलिस अगर इसके विपरीत कार्य करने लगे तो आप क्या कहेंगे? आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं बहुचर्चित उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हाल के दिनों में कोर्ट से 2-3 फैसले ऐसे आए हैं जिससे इस देश की आम जनता की जो आस टूटती नजर आ रही थी, उसमें थोड़ी सी जान जरूर आई है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर का मामला हो, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पहले, चाहे वो पश्चिम बंगाल के 58 लाख मतदाताओं के नाम कटने का मामला हो, जिसमें चुनाव आयोग से जवाब मांगा हो, या अन्य जो सुप्रीम चुनाव आयोग के तीनों निर्वाचन आयुक्तों को लेकर के उन्हें जो स्पेशल गिफ्ट के तौर पर जबरदस्त इम्यूनिटी दी गई है। देश का इकलौता ऐसा संस्थान जिनके अधिकारियों पर वो चाहे जो भी करें या चाहे जो भी किया हो, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हो सकता, उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता। पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रपति से लेकर के और नीचे तक चले जाएं तो ये अधिकार, ये सुरक्षा, ये इम्यूनिटी, ये स्पेशल गिफ्ट और किसी को नहीं मिला है। इन दो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब चंदौसी की अदालत ने एक फैसला सुनाया चर्चित संभल हिंसा के मामले में। कोर्ट ने तत्कालीन एएसपी अनुज चौधरी पर एफआईआर का निर्देश दिया है। केवल एएसपी अनुज चौधरी ही नहीं, बल्कि इंस्पेक्टर कोतवाली समेत तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों के ऊपर मुकदमा करने और इस पूरे मामले में जांच शुरू करने का निर्देश दिया। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि अदालत के आदेश के बाद संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो एफआईआर नहीं करने जा रहे हैं, वो इस मामले में कोर्ट जाएंगे। इसके बाद पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि अगर एफआईआर नहीं हुई तो वो हाई कोर्ट की शरण लेंगे। अब आपको थोड़ा केस के बारे में भी बता दें। चंदौसी की अदालत ने संभल हिंसा से जुड़े एक मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि 7 दिनों के भीतर आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मामला 24 नवंबर 2024 का है, जब जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में गोली लगने से घायल खग्गू सराय निवासी आलम गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे 3 गोलियां लगी थी, 2 पीठ में और 1 बाजू में। एक साधारण सा
ठेले पर बिस्कुट बेचने वाला, उसके खिलाफ ये सारा मामला है। पुलिस ने उनको गोली मारी थी, 3 गोलियां लगी थी, जिसे अटेम्प्ट टू मर्डर भी कहा जा सकता है। और इसमें करीब बताया जा रहा है कि संभल सर्किल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और तत्कालीन कोतवाली प्रभारी अनुज कुमार तोमर के नाम से वो सामने हैं। उनका नाम याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में आरोप लगाया गया है कि हिंसा के दिन सीओ इंस्पेक्टर शरीफ सहित करीब 15 से 20 पुलिसकर्मियों ने फायरिंग की थी, जिसमें वो घायल हुआ था। घायल होने के बाद भी उस बच्चे को, उस आलम को कहीं से भी कोई रियायत नहीं मिली। इलाज भी बड़ी मुश्किल से हुआ, मेरठ में जाकर के चोरी छुपे किसी तरह से उसकी जान बच पाई है। अब आप बता दें कि उस घटना में, जैसा मैंने बताया अभी, कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। ऐसे में उनके पिता, आलम के पिता यामीन ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि उनका बेटा बिस्किट बेचने का काम करता है। 24 नवंबर की सुबह करीब 8 बजे वह 3 पहिया ठेले पर बिस्किट बेचने के लिए घर से निकला था। जैसे ही वह जामा मस्जिद के पास पहुंचा, तभी तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर और अन्य पुलिसकर्मियों ने भीड़ पर जान से मारने की नीयत से गोलियां चला दी। आलम ठेला छोड़कर भागा जान बचाने के लिए, लेकिन वो पूरी तरह से बच नहीं पाया। भागते हुए उसके पीठ में गोलियां लगी, बाजू में गोलियां लगी। किसी तरह से वो बचा करके अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसकी हालत देख करके उसके घर वाले इलाज के लिए निजी अस्पताल ले गए, लेकिन हालत उसकी गंभीर बनी हुई थी। तब उसे हायर सेंटर रेफर किया गया और बाद में मेरठ में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन के बाद बमुश्किल उसकी जान बच सकी। पीड़ित के पिता का आरोप है कि बेटे ने साफ तौर पर सीओ, कोतवाली प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा गोली चलाए जाने की बात बताई थी, लेकिन जब कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से गुहार लगाई गई तो कोई सुनवाई नहीं, कोई उसकी बात सुनने के लिए सामने नहीं आया। इस पर कोर्ट ने कोतवाली संभल में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिए। आदेश में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर और 15-20 अज्ञात पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया है। वहीं एसपी संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई का कहना है कि उन्हें अभी तक कोर्ट का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश मिलने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कोर्ट जाएंगे। लेकिन जो मामला बना, उस मामले के बारे में आपको बतावें कि संक्षेप में जो प्रार्थना पत्र दिया गया है आलम के पिता की तरफ से, उसमें वर्णित है कि प्रार्थी एक गरीब मजदूर व्यक्ति है और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की गुजर बसर करता है। प्रार्थी का पुत्र आलम ठेले पर पापे बिस्कुट बेचने का काम करता है और दुकानों पर सप्लाई करता है। 24 नवंबर 2024 की सुबह लगभग 8 बजे प्रार्थी का पुत्र आलम घर से 3 पहिया ठेला लेकर पापे बिस्कुट बेचने के लिए गया था। तो जैसे ही लगभग 8:45 बजे आलम जामा मस्जिद मोहल्ला कोट संभल के पास पहुंचा तो वहां पर पहले से ही काफी भीड़ जमा थी। आलम जब वहां पहुंचा तो पुलिस क्षेत्राधिकारी संभल अनुज चौधरी और थाना संभल के इंस्पेक्टर अनुज कुमार तोमर व अन्य 15-20 पुलिसकर्मी व अन्य पुलिस वालों ने अचानक
भीड़ पर अपने हाथों में लिए हथियारों से जान से मारने की नीयत से गोलियां चलानी शुरू कर दी। आलम अपने ठेले को छोड़कर जान बचाने के लिए वहां से भागा। जैसा जो आपको अभी मैंने बताया था कि वो जान बचाने के लिए बड़ी मुश्किल से भागा है। कोर्ट इस मामले में कोर्ट का कहना है कि मामले में वास्तविक सच्चाई को न्यायालय के समक्ष लाया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत मामले में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का घटित होना प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत मामले में विवेचना कराया जाना आवश्यक है व न्याय संगत प्रतीत होता है। तदनुसार आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) VNS स्वीकार किए जाने योग्य है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतनी सारी कोर्ट कार्रवाई हो गई, कोर्ट ने आदेश भी दे दिया, लेकिन पुलिस कहती है कि हम FIR नहीं दर्ज करेंगे। अब इस देश में कोर्ट से ऊपर भी कोई है क्या? तय तो यह भी करना पड़ेगा कि कोर्ट बड़ा है या पुलिस बड़ी है, या इसके पीछे पुलिस के पीछे जो पावर है, जो शक्ति है, जो इतना कहने और वो सब कुछ करने की छूट है, जिसके आधार पर 2017 से लेकर के आज तक कार्रवाई हो रही है, वो भी एक खास तबके के खिलाफ। खास तबका तो पीड़ित है ही। अगर आप किसी भी मुद्दे को लेकर के, मसले को लेकर के जब आप सड़क पर उतरने की कोशिश करते हैं, जो एक लोकतंत्र में आपका अधिकार है, तब भी जो है वो आपको या तो नजरबंद कर दिया जाता है। अगर आप पॉलिटिकल लोग हैं तो उनको नजरबंद कर दिया जाता है, या उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, हिरासत में ले लिया जाता है। अभी आपको मैंने 2 दिन पहले ही बताया था कि किस तरह से बनारस में मनरेगा बचाओ संग्राम के दौरान लड़के जब सड़क पर उतरे, जब युवा और छात्रों का समूह सड़क पर उतरा, मार्च निकालने की कोशिश की, तो उन्हें घसीट घसीट करके वैन में भर करके जाने कहां कहां किस किस थाने में ले जाया गया, गांव गिरांव के। उसके 24 घंटे के बाद तक कुछ लोगों को तो शाम तक निजी मुचलके पर छोड़ा गया, लेकिन वो उसका भी फॉर्म कुछ अजीब तरह का था। कुछ बच्चे ऐसे भी रहे जो 24 घंटे बाद तक उनका पता ही नहीं चल रहा था कि वो कहां हैं। उनके परिजन, उनके मित्र, उनके प्रशंसक, वो सब परेशान थे कि वो बच्चे गए कहां। इतना ही नहीं, 2 दिन के बाद, 48 घंटे बाद फिर से कांग्रेस के नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया। यानी कोई कुछ न कहे, आम जनता तो डर के मारे कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। उसे इतना डरा दिया गया है कि वो सड़क पर निकलने की स्थिति में नहीं है। नेता विपक्ष के निकलना चाहें तो उनके ऊपर उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा। कोर्ट कोई फैसला दे तो उस पर पुलिस कह देगी कि हम FIR ही नहीं करेंगे। आखिर ये देश किन नियमों के तहत, किन कानूनों के तहत, किन कार्रवाइयों के तहत चल रहा है? संविधान यहां बना है, अभी हाल ही में, पिछले साल ही 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। उस संविधान का कोई मतलब नहीं रह गया है। ऐसी हालत में जनता करे तो करे क्या, विपक्ष करे तो करे क्या?
जब उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी, जब कोर्ट के आदेश को भी ये कह करके साफ इनकार कर दिया जाएगा कि हम एफआईआर नहीं कर रहे हैं, तो अब और क्या बचता है? यानी हर लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ी जाएगी। निचली अदालतें वो किस लिए? वो केवल मूक दर्शक अपना फैसला सुनाती रहेंगी, उस पर कोई क्रियान्वयन उसका हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे शासन सत्ता में बैठे लोग हो या कोर्ट हो, कोई भी आदेश, कोई भी कानून बनता है तो उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी तो कार्यपालिका पर ही आती है। और वो कार्यपालिका अपने दायित्वों के निर्वहन से अपने आप को मोड़ ले, फिर उस देश का क्या होगा? सवाल यह है, लोअर कोर्ट, जिला कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। सुप्रीम कोर्ट में हर मामला ऐसे राजनीतिक मामले जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे हैं और उनका जो तत्काल उनकी सुनवाई भी शुरू हो जा रही है, ठीक बात है, वो होनी भी चाहिए, लेकिन उसके चलते जो सामान्य केस हैं वो उनका निराकरण लंबित होता चला जा रहा है। इस पर कौन गौर करेगा? क्या इसी तरह से ये देश चलता रहेगा जहां कहीं किसी की कोई सुनवाई नहीं होगी? एक तो साल भर की 24, 25, अब तो 26 आ गया, 26 का भी आधा, पहले महीने का आधा महीना बीत चुका है, एक पखवाड़ा बीत चुका है। हर जगह तो एक सर्वे, मस्जिदों का सर्वे बनारस में भी चल रहा है। दो 2019 से ही ये कार्रवाई चल रही है। यहां भी गजब की स्थिति बनी हुई है, पूरा का पूरा बाजार गिरा दिया जा रहा है। पुराने जो धार्मिक स्थल थे, हम बहुत नाम लेते हैं अहिल्याबाई का, जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर सहित देश के कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। अब अहिल्याबाई की मूर्ति तक तोड़ दी जा रही है। पुलिस वहां पहुंचती है, विरोध करने वालों को समझा बुझा करके मामला ठंडा कर देती है, लेकिन जो चीज खत्म हो गई वो वापस लौटेगी क्या? इसी तरह से जो संविधान का भय, कानून का भय, कोर्ट का भय भारतीय समाज के ऊपर था, जिसमें कि चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, सभी को एक समान न्याय की बात की जाती थी, वो न्याय व्यवस्था ही खत्म। आखिर आदमी कहां जाए? शासन उनकी सुनेगा नहीं, न्यायालय कोई आदेश देगा तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस तरह से आम आदमी जिए तो जिए कैसे?
सवाल यहीं आकर के अटक जाता है। क्या आपको लगता है कि जो अदालत का फैसला आया है, अब उस पर हाईकोर्ट का क्या फैसला होगा? आखिर उस ठेला पर बिस्किट बेचने वाले को न्याय कब मिलेगा? मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? इस वीडियो को लाइक करें और कैसा लगा जरूर बतावें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।